हेलो दोस्तों, काफी दिनों से आप लोग वीडियोस में कमेंट कर रहे थे सर आप हाईवे के ऊपर वीडियो बनाइए। तो जनाब आप सभी का हुक्म शराखों पे। और आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे कि जो आपके रोड होते हैं, हाईवे होते हैं, एक्सप्रेस पे होते हैं, वो या तो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है जिसको आप बिटुमिन या फिर डामर का रोड बोलते हैं, या फिर आपका रिजिड पेमेंट होता है जिसको आप कंक्रीट का रोड बोलते हैं। तो जो आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं वो आपके लेयर्स में बन रहे होते हैं और उसमें आपकी एक लेयर आती है बेस कोर्स की, जिसमें हम WM की लेयर डालते हैं, यानी वेट मिक्स मैकेडम की लेयर डालते हैं, जो कि कंक्रीट की रोड में नहीं आती है, रिजिड पेमेंट में नहीं आती है। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं WM के बारे में, वेट मिक्स मैकेडम के बारे में, कि WM क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, और जो आपका WM है उसके लिए हम लोग कौन सा IRC कोड यूज करते हैं, मॉर्थ का कौन सा सेक्शन यूज होता है, मॉर्थ की कौन सी क्लॉज यूज होती है, और एज पर मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे WM के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, जो आपका WM है उसका मिनिमम लेयर थिकनेस कितना होता है, मैक्सिमम लेयर थिकनेस कितना होता है, WM में आपका लेवल टॉलरेंस कितना होता है, और जो आपका WM है वेट मिक्स मैकेडम उसमें हम मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी साइज क्या होनी चाहिए, उसमें कौन सी ग्रेडिंग यूज होती है। और हम ये भी बात कर रहे होंगे कि एज पर मॉर्थ WM का क्या मेजरमेंट होता है, जिसके बिहाफ पे क्वांटिटी, सर्विंग और बिलिंग का काम होता है, और जो आपका मटेरियल यूज हो रहा है उसका क्या क्वालिटी पैरामीटर होना चाहिए, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अगर आपका डॉली एब्रेशन टेस्ट हो रहा है तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर आपका एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू हो रहा है तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, यदि हम उसमें फ्लैकीनेस और एलोंगेशन टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, यदि आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स कर रहे हैं तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी। और इसके साथ साथ सिर्फ आपका मटेरियल से काम नहीं चलेगा, इसमें हम लोग पानी भी डालते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है वेट मिक्स मैकेडम, तो इसमें कितना पानी आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। और पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सीखने को मिलेगा कि जो आपका वेट मिक्स मैकेडम होता है उसके कंस्ट्रक्शन करने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कि सबसे पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, और इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी। और हम बात करेंगे कि इसका डिजाइन मिक्स कैसे किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो आपका वेट मिक्स मैकेडम होता है उसकी डिजाइन मिक्स कैसे होती है, और उसके बाद इसको साइड पे जाके लेइंग किस तरह से किया जाता है, और जब लेइंग होता है तो उसके बाद इसकी कॉम्पैक्शन करते हैं। जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो इसके लिए कौन सा रोलर यूज करना है, रोलर की स्पीड कितनी रखनी है, कॉम्पैक्शन करने का क्या प्रोसेस होगा, और उसके बाद एट द एंड जब आपका कॉम्पैक्शन हो जाता है तो डेंसिटी कितनी अचीव होगी, ताकि हमारा बेड पास हो जाए, पता चले कि आपने इतनी मेहनत की है और एट द एंड आपका बेड फेल हो रहा है, तो कितनी डेंसिटी अचीव होनी चाहिए, डेंसिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कितना टेस्ट होता है। ये सारी चीजें आज आपको एक वीडियो में सीखने को मिल रही होंगी। वो भी कब, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको पता है मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि WM क्या होता है। WM यानी वेट मिक्स मैकेडम, जो कि आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट में प्रोवाइड की जाती है। आपको पता है कि जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो आपका लेयर्स में बनता है। सबसे पहले हमारा एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद हमारी सबग्रेड की लेयर आती है, और सबग्रेड की लेयर के बाद आपकी सब बेस की लेयर होती है, जिसमें हम GSB डालते हैं, ग्रेनुलर सब बेस, और उसके ऊपर से आपकी बेस कोर्स की लेयर आती है जिसमें आपका WM डाला जाता है, यानी वेट मिक्स मैकेडम। और आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि जो आपकी बेस कोर्स की लेयर है जिसमें WM डाला जा रहा है, ये सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट में आती है। इसको हम रिजिड पेमेंट में यूज नहीं करते हैं, कंक्रीट के पेमेंट में यूज नहीं करते हैं। तो जो आपका WM का लेयर है वो आपका सब बेस के ऊपर यानी GSB के ऊपर आपका लेइंग किया जाएगा, जो कि आपका बेस कोर्स के अंदर आता है। बस आसान भाषा में आप इतना समझ लीजिए कि जो आपकी WM की लेयर है उसको GSB के ऊपर लेइंग किया जाता है। अब मुद्दे की बात है, हम WM क्यों यूज करते हैं। WM हम इसलिए यूज करते हैं, जो आपका WM होता है वो आपका GSB और जो बिटुमिन की लेयर होती है उसके बीच में बाइंडर का काम करता है, और आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट को एक स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ऊपर से जो भी आपका ट्रैफिक का लोड आ रहा है उसे नीचे वाली लेयर्स में आपका ट्रांसफर कर रहा होता है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका WM का लेयर है उसके लिए कौन सा IRC कोड यूज किया जाता है। तो उसके लिए IRC 109/1997 यूज किया जाता है। अगर हम इसके लिए मॉर्थ की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का कौन सा सेक्शन यूज होता है, तो इसके लिए आपका मॉर्थ का सेक्शन 400 लगता है, और उसकी क्लॉज 406 में आपको जो WM है, जो आपका वेट मिक्स मैकेडम है, उसकी डिटेल मिल जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पर मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो आपका WMM है यानी वेट मिक्स मैकेडम, उसके क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लेयर थिकनेस की, कि जो आपका WMM है उसकी जो मिनिमम लेयर थिकनेस है वो आपकी कम से कम आपकी 75 mm होनी चाहिए, इससे कम हम नहीं डाल सकते हैं। और मैक्सिमम लेयर थिकनेस की बात करें, जो आपका मैक्सिमम लेयर थिकनेस है वो आपका 200 mm होता है, हम इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। 200 mm भी आप तभी डाल पाएंगे जब आपके पास वाइब्रेटरी रोलर हो।
तो आपको पता है मिनिमम लेयर थिकनेस कितना हो गया 75 और मैक्सिमम लेयर थिकनेस कितना हो गया आपका 200 mm। आगे चलते हैं, यदि हम बात करें कि जो आपका WMM है उसकी कितनी लेयर आती है, तो कभी कभी आपको एज पर डिजाइन आपको एक लेयर भी देखने को मिल सकती है, कभी कभी हो सकता है कि आपको 2 लेयर देखने को मिल जाए, तो 1 या फिर 2 लेयर आपको WMM में देखने को मिल सकती है। यदि हम लेवल टॉलरेंस की बात करें कि जो आपका WMM है उसकी लेवल में कितना टॉलरेंस होगा, तो जो आपका WMM का जो लेवल टॉलरेंस होता है, यदि आप पेवर मशीन के थ्रू लेइंग करा रहे हैं तो उस समय जो आपका लेवल टॉलरेंस होता है वो ±10 mm का होता है, यानी जो आपका WMM का लेवल है उसको आप +10 mm या फिर -10 mm करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। यदि आप मैनुअली कर रहे हैं, आप ग्रेडर के थ्रू स्प्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका लेवल टॉलरेंस होता है वो ± आपका 15 mm होता है। और जब हम लेवल टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो ये आपके WM के लेवल में टॉलरेंस है, थिकनेस में टॉलरेंस नहीं है। अब WM का लेवल क्या होगा, अब आपको पता है कि जो भी आपको FRL दिया है फिनिश्ड रोड लेवल, या फिर जो भी आपको DRL दिया हुआ है डिजाइन रोड लेवल, तो जो आपका FRL है फिनिश्ड रोड लेवल है उसमें से आप BC का लेयर माइनस कर दीजिए, आप DBM का लेयर माइनस कर दीजिए, तो आपको WM का लेवल मिल जाएगा। तो उस लेवल में ±10 mm का टॉलरेंस होता है यदि आप पेवर मशीन के थ्रू लेइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मटेरियल की, कि जो आपका WMM है उसमें मटेरियल क्या यूज किया जाता है। तो मटेरियल के नाम पे आप वहां पे देखेंगे आपका क्लीन क्रश ग्रेडेड एग्रीगेट यूज किया जाता है, जिसके साथ हम ग्रेनुलर मटेरियल का यूज करते हैं जो कि वाटर के साथ प्री मिक्स किया जाता है। आप आसान भाषा में समझिए तो हम इसमें मटेरियल के नाम पे प्योर और प्योर आपका एग्रीगेट यूज होता है, जिसका साइज 75 माइक्रोन से लेके 53 mm तक का होता है। सभी साइजेस का हम इसमें एग्रीगेट यूज कर रहे होते हैं ताकि आपके वॉइड्स ना आए, और उसके साथ आपका वाटर भी मिक्स किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा डिजाइन मिक्स में कि कितना वाटर आपको यूज करना है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा WM का ग्रेडिंग। WM में एक ही ग्रेडिंग होता है, तो ये आपका WM का ग्रेडिंग। इसमें आप देखेंगे हम लोग 75 माइक्रोन से लेके आपका 53 mm तक सभी साइजेस का हम लोग इसमें एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। ये देखेंगे आप, ये हमारा 75 माइक्रोन का सीब है और सबसे ऊपर क्या है 53 mm का सीब है। तो ये सारे हम यहाँ पे सीब यूज कर रहे हैं। उसके बाद 600 माइक्रोन का सीब है, 2.36 का सीब है, 4.75 mm का सीब है, 11.2 का है, 22.4 का है, 26.5 का है और 45 mm का सीब है। सबसे ऊपर है आपका 53 mm का सीब। तो ये सारे सीब हम लोग इस तरह से लगा देते हैं और उसके ऊपर से हम डालते हैं मटेरियल आपका एग्रीगेट, और फिर हम उसको करते हैं सेक, और फिर देखते हैं कि किस सीप पे कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल आपका रिटेन कर रहा है। तो जो मटेरियल है वो आपका इस लाइन में आना चाहिए। मींस आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी 53 mm की सीप है उससे आपकी 100% की पासिंग है। 53 mm पे आपका एक भी एग्रीगेट नहीं रुकेगा, और जो आपका 45 mm का सीप है उससे 95 से लेके 100% तक की पासिंग है, यानी 5% मटेरियल आपका रुक सकता है। और जो आपका 26.5 mm की सीप है उसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद देखेंगे आपका जो 22.4 mm का सीप है उससे आपका 60 से 80% तक की पासिंग है, बाकी मटेरियल आपका रुक सकता है। तो इस तरह से ये आपको प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने ग्रेडिंग दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका 4.75 mm की सीप है उससे 25 से 40% तक की पासिंग है, बाकी का मटेरियल आपका रिटेन हो सकता है। तो ये ग्रेडिंग है जो कि हम WM में यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम GSP की बात करें तो GSP में आपकी 6 ग्रेडिंग होती है, और GSP का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि एज पर मॉर्थ GSP के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। 1-2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि GSP के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, एम्बैकमेंट के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं, सबग्रेड के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। ये सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी यही सोच रहे होंगे सर WM तो बता रहे हैं लेकिन WBM के बारे में बताया नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये डिस्कस करें कि WMM और WBM में क्या डिफरेंस होता है, तो आने वाले समय में इस पे भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था और आप लोग भी कमेंट्स में बार बार बोल रहे हैं सर हाईवे इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो आप लोग मुझे बताइए कि हाईवे इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, और वीडियो बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, रैंडमली इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाए जाएं या फिर टॉपिक वाइज बनाए जाएं कि इस टॉपिक में ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मुझे सलाह दीजिए, तो आने वाले सेशंस में आपको हाईवे के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे WM में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, मटेरियल के नाम पे प्योर एग्रीगेट आ रहा है, तो उसकी क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, यानी उसके क्या टेस्ट पैरामीटर होते हैं। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट आता है, जिसको हम लोग डॉली अब्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि चेक करता है कि जो आपका एग्रीगेट है वो कितना टफ है। पता चले कि एग्रीगेट के ऊपर जरा सा लोड आया और आपका एग्रीगेट पट्ट से टूट गया, तो वो नहीं होना चाहिए, या फिर उसका कितना एब्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू है अगेंस्ट द क्रशिंग। तो आपने देखा वो कॉलेज टाइम में एक हमारा ड्रम सा रहता था, उसके अंदर हम लोग स्टील की बॉल्स डालते थे 4 या फिर 8, फिर उसको एग्रीगेट डाल के 500 बार रोटेट करते थे और फिर देखते थे कि जो हमारा एग्रीगेट है वो कितना क्रश हुआ।
तो इसको बोलते हैं लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। और जो आपका लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट है एग्रीगेट का, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 40% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, आपका एग्रीगेट फेल हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, जिसको आप AIV भी बोलते हैं, इससे पता चलता है कि जो हमारा एग्रीगेट है वो कितना सडन इम्पैक्ट लोड बियर करता है। आपने कॉलेज टाइम में एक मशीन देखा होगा जिसमें हम लोग नीचे एक बॉल में एग्रीगेट रखते थे और उसके ऊपर से फटाक दी से हम उस पर लोड सडन इम्पैक्ट करते थे। तो जो आपका एग्रीगेट का AIV वैल्यू है वो आपका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैकीनेस और एलोंगेशन टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्रीगेट है वो एकदम गोलू मोलू टाइप का नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे वॉइड्स आ जाते हैं, फिर कॉम्पैक्शन करने में दिक्कत होगी। और आपका एग्रीगेट एकदम चपटा भी नहीं होना चाहिए कि जरा सा लोड आया और पट्टे से टूट गया। तो इसके लिए हम लोग एलोंगेशन और फ्लैकीनेस टेस्ट करते हैं और इसका जो टोटल वैल्यू है वो आपका 35% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो एग्रीगेट आपका फेल हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपके डस्ट पार्टिकल हैं, जो भी आपके स्टोन पार्टिकल हैं जिसका साइज 425 माइक्रोन से कम है, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारे टेस्ट पैरामीटर जो कि आपको इसमें फॉलो करने हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि जो आपका WM है, जो आपका वेट मिक्स मेकेडम है, उसके कंस्ट्रक्शन करने का क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको सब बेस तैयार करना है। यदि आपका सब बेस तैयार नहीं होगा तो आप WM की लेयर किसके ऊपर लेइंग करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम होता है सब बेस तैयार करना। और आपको पता है कि जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपका एम्बैकमेंट बनता है, उसके बाद सबग्रेड की लेयर आती है और सबग्रेड की लेयर के बाद हमारा सब बेस तैयार होता है। सब बेस यानी आपका GSV का लेयर। तो GSV का जो बेड है वो प्रॉपर तरह से तैयार होना चाहिए, वो आपका क्वालिटी में पास हो जाना चाहिए, उसमें कोई फेलियर नहीं होना चाहिए। और जो GSV का बेड है एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो GSV का बेड बनाने के बाद हमें अगला प्रोसेस करना होता है, वो क्या है, वो है आपका लैटरल कन्फाइनमेंट। कि जो आपका WM का लेयर है, जब हम उसका मटेरियल डालेंगे तो उसका मटेरियल ना फैले, तो हम लोग दोनों साइड से क्या कर देते हैं, लैटरल कन्फाइनमेंट कर देते हैं। लैटरल कन्फाइनमेंट कैसे होता है, इसके लिए आप दोनों साइड शोल्डर बना सकते हैं। तो शोल्डर बनाने से जो हमारा मटेरियल है वो आपका नहीं फैलेगा। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आजकल हम लोग एडवांस पेयर मशीन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें लैटरल कन्फाइनमेंट की कोई खास जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने GSV का बेड तैयार कर लिया है, हमारा लैटरल कन्फाइनमेंट हो गया। अब आपको करना है WM का मिक्स डिजाइन, यानी आपको मटेरियल तैयार करना है। तो मिक्स डिजाइन कैसे होता है, मिक्स डिजाइन में सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए। मटेरियल के नाम पे हमारे पास क्या है, एग्रीगेट है डिफरेंट साइजेस का, उसकी ग्रेडिंग करनी है और हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो मटेरियल के नाम पे हम लोग पता है कि WM में आपका एक ही ग्रेडिंग होता है, जिसमें 75 माइक्रोन से लेके 53 एम के सभी आपके एग्रीगेट आ रहे होते हैं। अगर हम एग्रीगेट की साइज की बात करें तो जो आपका 40 एम का एग्रीगेट है उसे 35% रखना है, और जो आपका 10 एम का एग्रीगेट है उसे 20% रखना है, और जो आपका 6 एम का एग्रीगेट है उसे भी 20% रखना है, और जो आपका स्टोन डस्ट है, जो आपका डस्ट पार्टिकल है, उसे 25% रखना है। अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो जो आपका मॉर्थ का ग्रेडिंग है उसमें आप लाई कर जाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम WM के डिजाइन मिक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एग्रीगेट का साइज है वो कितना रखना है, वो आपका ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा देखेंगे जो हम आपको निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे यदि आप जो आपका 40 एम का एग्रीगेट है, यदि आप 35% रखते हैं, और जो आपका 20 एम का एग्रीगेट है वो आपको नॉट रिक्वायर्ड है, 10 एम का एग्रीगेट आप 20% यूज करते हैं, 6 एम का एग्रीगेट आप 20% यूज करते हैं, और स्टोन डस्ट आप 25% यूज करते हैं, तो ये आपका एग्रीगेट का डिजाइन मिक्स है कि आपको इस साइज का एग्रीगेट आप यूज करेंगे तो जो आपका एज पर मॉर्थ जो आपकी ग्रेडिंग है उसमें ये आपका लाई कर जाएगा। ये देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, ये आपका मॉर्थ का ग्रेडिंग है कि इस रेंज में आपका एग्रीगेट का साइज होना चाहिए। तो जो आप ये अगर परसेंटेज रखेंगे 35%, 40 mm, 20%, 10 mm और आपका 20%, 6 mm, 25% स्टोन डस्ट, तो आप इस मॉर्थ की ग्रेडिंग के मिड रेंज में लाई कर जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा, इससे आप साइड पे WM का मिक्स डिजाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वाटर की कि वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो एज पर OMC हम वाटर यूज कर रहे होते हैं। OMC मींस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। हमें वाटर कितना डालना है, जितना हमारा OMC है। OMC मींस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पे आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलता है वो आपका OMC कहलाता है। इससे कम डालोगे तो भी डेंसिटी कम आएगी, और इससे ज्यादा डालोगे तो भी आपकी डेंसिटी कम आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका OMC होता है। कॉलेज टाइम में आपने सभी ने परफॉर्म किया हुआ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका OMC निकालने का जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, तो उस प्रोसेस में आप देखते हैं आपके अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, उस पर अलग अलग डेंसिटी आ रही होती है। तो इस तरह का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। नीचे आपको एक्स डायरेक्शन में मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, बाई डायरेक्शन में आपको डेंसिटी मिल जाएगी। तो जो आपका मटेरियल मिक्स होता है उसमें हम धीरे धीरे करके वाटर इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले आपको 4%
पानी मिलाना होता है। उसके बाद हम 5% पानी मिलाते हैं, फिर 6% पानी मिलाते हैं, 7% पानी मिलाते हैं, फिर 8% पानी मिलाते हैं और फिर देखते हैं कि जो हमारी डेंसिटी है वो कितनी आ रही है। तो आप इसका ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट हो रहा है। ये देखेंगे इस तरह से ये इसका ग्राफ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो रही है। तो यही हमारा क्या है, ओएमसी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि आपका 6.5% के आसपास आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ओएमसी, अगर इससे कम पानी डालेंगे तो आपको डेंसिटी कम अचीव होगी, इससे ज्यादा पानी डालेंगे तो भी आपको डेंसिटी कम अचीव होगी। तो आप देखेंगे जो आपका 6.5% है, इस पे जो आपको डेंसिटी अचीव हो रहा है वो है आपका 2.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका ओएमसी होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच वी गेट द मैक्सिमम डेंसिटी। अब ये मटेरियल कहाँ तैयार होगा, इसके लिए होता है बैचिंग प्लांट। तो एज पर अप्रूव्ड इंजीनियर आपका बैचिंग प्लांट होता है। तो उस बैचिंग प्लांट में आपका मटेरियल तैयार किया जाता है। नॉर्मली भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सभी में बैचिंग प्लांट से प्रॉपर आपका डब्ल्यूएम प्रिपेयर किया जाता है। जिस तरह से कंक्रीट के बैचिंग प्लांट होते हैं उसी तरह से डब्ल्यूएम के बैचिंग प्लांट होते हैं। इसमें आपका एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर डिजाइन मिक्स आपका डब्ल्यूएम का माल तैयार किया जाता है। और जब आपका ये माल तैयार हो जाता है तो एज सून एज पॉसिबल इसको हमें साइट पे भेज देना है और इसकी हमें स्प्रेडिंग करवानी है। तो डंपर या फिर हाइवा के थ्रू या फिर ट्रक के थ्रू जो आपका माल तैयार हुआ है बैचिंग प्लांट में, उसको साइट पे ले जाया जाता है और उस मटेरियल को जो आपका पेवर मशीन होता है, उस पेवर मशीन के आगे इस तरह का हॉपर लगा होता है, उसमें सारा का सारा माल डंप कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारी पेवर मशीन है वो डब्ल्यूएम की लेइंग कर रही होती है। और आजकल आपको पता है सब एडवांस पेवर मशीन है जिसमें ऑटोमेटिक लेवल सिस्टम होता है, जो आपकी थिकनेस और जो आपका कैम्बर होता है, जो आपका क्रॉस स्लोप होता है, उसको मेंटेन करते हुए सारा का सारा लेइंग कर देती है। तो ये बात होगी पेवर मशीन से। कभी कभी हमें मैनुअली भी लेइंग करानी पड़ सकती है। तो मैनुअली आपको पता है, मैनुअली तो आप हाथ से तो करने नहीं जाओगे, मैनुअली हम लोग लेइंग कराते हैं आपके ग्रेडर के थ्रू। तो जो आपका ग्रेडर है उसके थ्रू हम लोग प्रॉपर मटेरियल को स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो जो डंपर्स में, जो हाईवास में जो आपका मटेरियल आ रहा है उसको एक जगह डंप नहीं करवाना है। यदि आप मैनुअली लेइंग करा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डंप कराइए। उसके बाद फिर उस मटेरियल को इवनली और यूनिफॉर्मली आप उसको स्प्रेड करवाइए। और कभी कभी आप देखेंगे तो आपको डिजाइन में डब्ल्यूएम की 2 लेयर मिल जाएंगी। यदि आपकी डब्ल्यूएम की 2 लेयर आ रही है तो जो आपका पहला वाला लेयर है उसको आप ग्रेडर के थ्रू डलवा सकते हैं, जो आपका दूसरा वाला लेयर है उसको आप पेवर मशीन से डलवा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा मटेरियल का लेइंग करना है। यदि आप पेवर मशीन से कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, यदि आप ग्रेडर से कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक जगह सारा मटेरियल डंप नहीं करना है, आपको यूनिफॉर्मली और इवनली सारे मटेरियल को स्प्रेड करना है। मटेरियल की लेइंग और स्प्रेड करने के बाद हमारा कॉम्पैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं, यदि हमारा लेयर थिकनेस 100 mm है तो हम स्मूथ व्हील रोलर का यूज करते हैं। यदि आपका थिकनेस 100 से 200 mm के बीच में है तो फिर आपका वाइब्रेटरी रोलर यूज किया जाता है। और जो आपका रोलर है वो आपका 8 से 10 टन का होना चाहिए। अब बात आती है रोलिंग करने की। तो जब हम रोलिंग करते हैं तो उस समय जो आपकी स्पीड है वो आपकी 5 km/h से कम होनी चाहिए। जितना स्पीड ज्यादा होगा उतना ही आपका लोड कम आएगा सरफेस के ऊपर, आपका कॉम्पैक्शन कम होगा और बाद में आपका डेंसिटी अचीव नहीं होगा, बेड फेल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी रोलर की स्पीड है वो आपकी 5 km/h से कम होनी चाहिए। जितना स्पीड कम होगा उतना लोड आपकी सरफेस के ऊपर आएगा, उतना अच्छे से कॉम्पैक्शन होगा। अगर हम रोलिंग की बात करें तो डायरेक्टली बीच में जाके रोलिंग स्टार्ट नहीं करनी है। बी ऑलवेज स्टार्ट रोलिंग फ्रॉम एजेस एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द सेंटर। सिंपल भाषा में समझिए तो हमें कॉर्नर से, एजेस से रोलिंग स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे मूव करते हुए आपको सेंटर में आना है। और रोलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सरफेस के ऊपर रोलर को खड़ा नहीं करना है, क्योंकि रोलर होता है 8 से 10 टन का। आप सरफेस के ऊपर खड़ा कर देंगे तो वहां पे डिप्रेशन आ जाएगा, बाद में आपको मेंटेन करने में हालत खराब हो जाएगी। तो जब भी आप रोलर चलाएं तो उसको थोड़ा आगे पीछे करके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। पहले यहाँ पे स्टॉप किए, फिर अगली बार 1 मीटर आगे स्टॉप कर दीजिए, अगली बार 1 मीटर पीछे स्टॉप कर दीजिए। इस तरह से वहां पे डिप्रेशन नहीं आएगा। जब तक आपकी सरफेस पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हो जाती उसके ऊपर किसी भी तरह के व्हीकल्स को आपको खड़ा नहीं करना है। और इस तरह से ये कॉम्पैक्शन का प्रोसेस किया जाता है। कॉम्पैक्शन का प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपको डेंसिटी अचीव नहीं हो जाती है। और कॉम्पैक्शन करने के बाद हमारा अगला प्रोसेस होता है सेटिंग एंड ड्राइंग। तो कॉम्पैक्शन करने के बाद 24 आवर्स के लिए आपको सरफेस को छोड़ देना है। तो जो आपकी डब्ल्यूएम की सरफेस है वो प्रॉपर तरह से आपकी ड्राई हो जाएगी। और उसके बाद भी आपको इसके ऊपर किसी भी तरह का व्हीकल मूवमेंट नहीं करना है। आप इसके ऊपर ट्रैफिक अलाउ नहीं कर सकते हैं। एज पर अप्रूव्ड इंजीनियर आप इसके ऊपर जो आपके कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट है उसको तो मूव करा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का आपको ट्रैफिक इसके ऊपर फ्लो नहीं कराना है। तो इतनी सब मेहनत करने के बाद अब बारी आती है टेस्टिंग की कि हमारा डेंसिटी कितना आएगा।
तो इसके लिए हम लोग सैंपल लेते हैं, तो 1000 मीटर क्यूब में 3 सैंपल लेते हैं और उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। वो टेस्टिंग आपकी 98% आनी चाहिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का, नहीं तो आपका बैड फेल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है WM का। और एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो आपका WM का जो मेजरमेंट होता है मीटर क्यूब में करते हैं और इसी में आपके बिल बनते हैं और इसी में आपके बिल पास हो रहे होते हैं। तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाने का कोशिश किया कि WM क्या होता है और उसके एज पर मॉर्थ क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।